डियर स्टूडेंट, कोटास बेस्ट निशान कोचिंग के माध्यम से आप 12th बायो की ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज का हमारा नया टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये घटना लघु बीजाणुधानी में संपन्न होती है। लघु बीजाणुधानी जैसा कि हम पहले वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। परागकोश के अंदर होती है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंदर ही लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती। तो लघु बीजाणु जनन की परिभाषा इस तरह हो सकती है, मतलब ये वो क्रिया है जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती। वह प्रक्रिया जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं काम आ रही है वो द्विगुणित होती और बनने वाले चारों लघु बीजाणु अगुणित होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद यदि हम देखें तो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में जो 4 लघु बीजाणु बने हैं वो चारों केलोस के आवरण में बंद रहते हैं। केलोस, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, एक प्रकार का विशेष कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके अंदर चारों लघु बीजाणु सुरक्षित रहते हैं। बाद में जो टेपिटम जो हम पढ़ रहे थे पुराने लेक्चर में, तो उस टेपिटम से केलेस एंजाइम स्रावित होगा और वह इस केलोस के आवरण को नष्ट कर देगा। तो यहाँ हम चित्र में भी देख रहे हैं लघु बीजाणु चतुष्क, चारों लघु बीजाणु 4 के एक ग्रुप में सेट रहते हैं। इस चारों के ग्रुप को हम लघु बीजाणु चतुष्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं केलोस का आवरण चारों लघु बीजाणु के ऊपर आ चुका है और चारों लघु बीजाणु केलोस के आवरण में बंद है। तो लघु बीजाणु चतुष्क की अगर हम डिटेल देखें तो लघु बीजाणु चतुष्क यहाँ पर 5 प्रकारों में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला लघु बीजाणु चतुष्क अगर अपन देखें तो वह है चतुष्फलकी। चतुष्फलकी में चारों लघु बीजाणु चतुष्फल की अवस्था में रहते हैं। चित्र में हमें यहाँ पर 3 ही लघु बीजाणु दिखाई दे रहे हैं। चौथा लघु बीजाणु पीछे की ओर होता है जो चित्र में हम नहीं दिखा सकते। और चतुष्फलकीय चतुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण हम द्विबीजपत्री पादप ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 चतुष्क है समद्विपार्श्व। समद्विपार्श्व में आप देखेंगे कि चारों एक ही तल में उपस्थित है, चारों लघु बीजाणु, 2 ऊपर और 2 नीचे की ओर। ऐसा हम एक बीजपत्री पादपों में देख सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 3 आया है उसे अपन कहते हैं क्रोशित। क्रोशित में हम देखते हैं 2 लघु बीजाणु ऊपर की ओर है और 2 ही नीचे की ओर है, लेकिन नीचे की ओर हमें केवल एक ही लघु बीजाणु दिखाई दे रहा है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं मैग्नोलिया। इसके बाद टी आकार का भी चतुष्क देखा गया है। इसमें ऊपर की ओर जो 2 लघु बीजाणु है वो लंबवत अवस्था में, इसके बाद के जो 2 लघु बीजाणु है वह है बिल्कुल अनुप्रस्थ अवस्था में। तो ऐसा हम एरिस्टोलोकिया में देख सकते हैं। एरिस्टोलोकिया पादप में टी आकार का लघु बीजाणु चतुष्क देखा गया। इसके बाद है रेखिक में हम देख रहे हैं चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ऐसा हम हेलोफिला में देख सकते हैं। तो इस तरह चारों लघु बीजाणु चतुष्क 5 प्रकारों में डिवाइड किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है परागकोश स्फुटन। परागकोश जब फटता है तो यही लघु बीजाणु पराग कणों के रूप में मुक्त हो जाते हैं। तो परागकोश का स्फुटन भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है। यदि वह स्फुटन अनुप्रस्थ रूप से हो रहा है तो उसे हम अनुप्रस्थ स्फुटन कहते हैं, जैसा कि तुलसी में देखा गया है। इसके बाद आता है नंबर 2 लंबवत स्फुटन। लंबवत में वो अनुदैर्घ्य रूप से फटेगा और ऐसा हम देख सकते हैं कपास में और धतूरा में। तीसरा जो है छिद्रमय स्फुटन। छिद्रमय में छिद्रों के रूप में
परागकोश फटेगा और लघु बीजाणु उसमें से मुक्त होंगे। ऐसा देखा गया है मकोई में। और अंतिम जो प्रकार है स्फुटन का वो है कपाटीय स्फुटन। कपाटीय में कपाटों के रूप में मुक्त होंगे परागकण, और ऐसा देखा गया है बारबेरी में। तो इस तरह परागकोश स्फुटन में स्फुटन के सारे प्रकार हमने डिस्कस किए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जो है वो आता है पोलिनियम, यानी कि परागपिंड का बनना। पोलिनियम या परागपिंड क्या होते हैं? तो इसमें परागकण आपस में चिपक जाते हैं और चिपक कर एक विशेष संरचना बना लेते हैं। इसे हम परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। ये परागण में सहायक होती है। परागण क्रिया में सहायक किस प्रकार होती है? क्योंकि इसमें ये परागकण आपस में संयुक्त हो गए, जिससे ये कीटों के उलझ जाते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि लघु बीजाणु और परागकण में क्या अंतर है। लघु बीजाणु अपन जब तक ही बोल रहे हैं जब तक कि वो एक लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में, यानी कि केलोस के आवरण के रूप में है। यदि वो इस केलोस के आवरण से मुक्त हो जाते हैं तो अब इन्हें हम परागकण कहने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर एक अंतर आ गया। लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो वो लघु बीजाणु है, और यदि केलोस का आवरण टूट गया और लघु बीजाणु मुक्त हो गए तब इन्हें हम परागकण कहते हैं। इसके बाद अब हम हमारा अगला टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है नर युग्मकोद्भिद, यानी कि जो पाठ का जो नाम है वो अब जाके अब हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। नर युग्मकोद्भिद क्या है? मेल गैमेटोफाइट। तो अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इसके लिए हमें परागकण की थोड़ी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। परागकण पोलन ग्रेन। परागकण जैसा कि हम अभी देख चुके हैं, लघु बीजाणु ही परिपक्व होकर परागकण का निर्माण करता है। परागकण की संरचना में 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहला है चोल या आवरण, दूसरा कायिक एवं जनन कोशिका, और तीसरा और अंतिम है जनन छिद्र। तो सबसे पहले यदि हम परागकण में चोल की बात करें तो चोल या आवरण 2 परतीय संरचना होती है। इसकी बाह्य परत को बाह्य चोल और आंतरिक परत को अंतःचोल कहते हैं। बाह्य चोल स्टूडेंट ध्यान रखिएगा स्पोरोपोलेनिन की बनी होती। स्पोरोपोलेनिन जैसा कि पुराने लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही कठोर प्रतिरोधक पदार्थ होता है। तो स्पोरोपोलेनिन इसकी बाह्य चोल में उपस्थित होने से इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ये प्रतिरोधी बन जाता है। दूसरी चोल का जो भीतरी परत है उसको हम अंतःचोल कहते हैं। अंतःचोल बहुत पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है और ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इसके बाद हम परागकण की संरचना में दूसरा पार्ट ले रहे हैं, कायिक एवं जनन कोशिका। कायिक और जनन कोशिका जो है परागकण के अंदर जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 पुत्री केंद्रक बना लेता है, और ये दोनों पुत्री केंद्रक अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्रित करके 2 कोशिकाओं में बदल जाता है, जिन्हें हम कायिक कोशिका और जनन कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिका स्टूडेंट बड़ी होती है और इसका केंद्रक भी अनियमित आकार का होता है, जबकि जनन कोशिका लेंस के आकार की होती है और इसका केंद्रक जो है ध्रुव रूपी में 2 भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें आगे चलकर 2 पुत्री केंद्रक बनाने होते हैं। तीसरा और अंतिम जो पार्ट है वह है जनन छिद्र। तो परागकण की सतह पर जनन छिद्र भी हम आसानी से देख सकते हैं। इन जनन छिद्रों पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, यानी कि यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होने से जो अंदर जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका में से पराग नलिका का निर्माण होता है, तो पराग नलिका को निकलने में सुविधा होती है। तो यहाँ पर ये परागकण की संरचना का चित्र भी दिखाया गया है। इसमें कायिक और जनन कोशिका दिखाई गई है। जनन छिद्रों को भी हम इसमें आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद नर युग्मकोद्भिद, वापस अपना टॉपिक ले रहे हैं, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। तो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन
दो चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहले परागण के पहले की घटना और दूसरा जो चरण है वह है परागण के बाद की घटना। तो लघु बीजाणु से परागकण बनते ही परागकण में दो प्रकार की कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। इसमें भी जनन कोशिका शीघ्र ही दो नरयुग्मक केंद्रकों में बदल जाती है और इसके बाद की जो घटना होती है वो है परागण के बाद की घटना, यानी कि इसका द्वितीय चरण। परागण के बाद जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते ही परागकण अंकुरित होकर एक लंबी परागनलिका बना लेते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। तो इस परागनलिका का निर्माण होना ये दर्शाता है कि अब नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन पूर्ण हो गया है। इस परागनलिका में दो नर युग्मक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दो नर युग्मकों का बनना भी इसका एक मुख्य लक्षण होता है। तो नर युग्मकोद्भिद को यदि हम दोबारा देखें तो हम पता लगा लेंगे कि अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई लग रहा है आपको तो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। अपनी आगे क्लास अगले लेक्चर में होगी। थैंक यू।